जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल जनरल एजुकेशन जोन पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बात करेंगे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो BSFSC आरओ और आरएम एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। जो इस प्रकार आप देख रहे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन है और टोटल 15 क्वेश्चन है। क्योंकि अगर 20 क्वेश्चन टोटल इस एग्जाम में आते हैं, 40 नंबर का आते हैं, लेकिन मैं इसमें 15 क्वेश्चन डाला हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। क्योंकि डिटेल एनालिसिस के साथ साथ आपको इस पूरा क्वेश्चन को समझाऊंगा। जो न्यू पैटर्न, न्यू सिलेबस, स्टेप बाय स्टेप जो सिलेबस बनाया गया है SC RO RM का एग्ज़ाम, उससे रिलेटेड उसी पैटर्न पे बनाया गया ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। और जो है 20 में से 20 क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, आप यहाँ देख रहे हैं पहला क्वेश्चन। एक मिनट में इसका ये पेन निकाल लेता हूँ ताकि आपको बनाने में आसानी हो। ठीक है, तो ये आप पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं। Which of the flowing, पहला क्वेश्चन है which of the flowing two set are equal। दो सेट, मतलब इसको इंग्लिश में इसलिए बनाया हूँ ताकि हिंदी में, इसमें मैथमेटिक्स में हिंदी कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, हिंदी में ज़्यादा आपको समझ भी नहीं आएगा, तो इंग्लिश में ही समझिए और आपको मैं हिंदी में बताऊँगा अभी। टू सेट, जो दो समुच्च है वो कब बराबर होता है। आपको जब तक कब कब बराबर होता है, जब तक ये पता नहीं होगा, थ्योरी नहीं पता होगा, तो आप इसके क्वेश्चन को सवाल नहीं, जवाब, आंसर नहीं दे सकते हैं। तो आपको बता दूँ, दो क्वेश्चन, दो सेट जो है, दो समुच्च है, वो तब बराबर होता है जब ए का पूरा अवयव बी में हो। मतलब ए का जितना भी एलिमेंट है वो बी में हो और बी का जितना भी एलिमेंट है वो ए में हो। ए का पूरा एलिमेंट बी में होना चाहिए और बी का पूरा एलिमेंट ए में होना चाहिए, तभी वो ए इक्वल टू बी माना जाएगा। अन्यथा ए इक्वल टू बी नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देख लीजिए, ए का पूरा अवयव बी में कहाँ पे है और बी का पूरा अवयव ए में होना चाहिए। देखिए, ए में 1 2 है, इसमें 1 है, नहीं है, दोनों अवयव बराबर नहीं है। इसमें 1 2 है, ए का तो पूरा अवयव बी में, लेकिन बी का पूरा अवयव ए में नहीं है, भी नहीं है। ए सी में देखिए, ए का पूरा अवयव बी में है और बी का पूरा अवयव भी सी में है, इसलिए ए इक्वल टू बी यहाँ पे हो जाएगा, इक्वल सेट होगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको थ्योरी बता दिया मैं। इससे रिलेटेड आप पूछ सकता है ए यूनियन बी बराबर क्या हो सकता है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो सकता है, ए कम्प्लीमेंट क्या हो सकता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और पक्का सेट थ्योरी से तो क्वेश्चन। इसके अलावा वेन आरेख से भी क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार का वेन आरेख भी दे देगा आपको लेके। अगला जो मॉडल सेट लूँगा उसमें वेन आरेख का भी क्वेश्चन डालूंगा और वेन आरेख से भी आपको पूछा जाता है। वेन आरेख मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड भी मैं क्वेश्चन डालूंगा ताकि आप वेन आरेख को भी अच्छे तरीके से समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इजकल टू 3x - 2। फंक्शन का जो है रेंज निकालना है आपको। यहाँ फंक्शन 3x - 2 है, फंक्शन दिया हुआ, इसका रेंज निकालना है। तो रेंज क्या होगा, देखिए एफ एक्स इजकल टू कोई भी फंक्शन जो एफ एक्स बराबर 3x - 2y होता है, इसका मीन्स हो तो गया y बराबर है यहाँ पे 3x इजकल टू 3x - 2 होगा। ये एफ एक्स इजकल टू वाई माना जाता है फंक्शन में, आप जानते होंगे और पढ़े होंगे। y बराबर 3x। अब यहाँ पे अगर x का वैल्यू आप निकालते हैं, अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो y + 2/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे x का वैल्यू और y का, अगर x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y का वैल्यू देख लीजिए -1 में आ जाएगा। मतलब किसी भी चीज़ में जो है कोई भी वैल्यू रखिए, हमेशा जो है ये इन्फिनिट, मतलब नीचे में 0 नहीं आएगा, ये पक्का है। क्योंकि नीचे का ऑलरेडी मान 3 है, अगर y अगर नीचे आ जाता तब दिक्कत हो सकता था। ठीक है, तब ये अनंत भी हो सकता था, मतलब अनफाइन क्या बोलते हैं उसको, अनडिफाइंड भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पे जो है दोनों ऊपर में है x और y, जो जिसका वैल्यू चेंज करता है हमेशा। तो x और y, x का वैल्यू कुछ भी रखिएगा तो y का मान निकल जाएगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। y का भी मान कुछ भी रखिएगा तो x का वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो है ये -1 से -इन्फिनिटी से मतलब -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसका वैल्यू निकलेगा। द रेंज ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन का रेंज इतना रहेगा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इजकल टू ax + b वेयर a and b आर इंटीजर f - 1। फंक्शन f - 1 बराबर -5 and f3 इजकल टू 3, देन a and b आर इक्वल टू। यहाँ a और b का वैल्यू निकालना है। जहाँ देखिए एफ एक्स बराबर यहाँ ax + b दिया हुआ है, यहाँ एफ एक्स बदले -1 लिखा हुआ है, बराबर -5 लिखा हुआ है। तो ऑलरेडी आप यहाँ पे देख रहे हैं रिलेशन, यहाँ पे बनाइएगा एफ एक्स बराबर, तो x का वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे जो है और f - 1 का वैल्यू -5 है, तो मतलब एफ एक्स बराबर -5 लिखा हुआ है,
तो हो जाएगा -5 इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू -1 है तो यहाँ पे -1 डालिए तो हो जाएगा -a और प्लस b हो जाएगा। ठीक है, और x का वैल्यू तो 1 ही हो जाएगा, मतलब हो जाएगा b -a इज इक्वल टू हो जाएगा -5। और फिर एक बार दिया हुआ है f3 बराबर 3, फिर इस प्रकार f3 बराबर 3 से यहाँ पे किए हो जाएगा, यहाँ पे f3 बराबर 3 मतलब कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू जो है 3a प्लस b। यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण b को आप हल करें और a और b का वैल्यू आपको आसानी से यहाँ पे निकल जाएगा, a बराबर 2 b बराबर 3। तो इस दोनों समीकरणों को आप हल करेंगे, हल करने के बाद a बराबर 2 b बराबर 3 आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री डॉट डॉट करके 179 डिग्री का है। इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आपको जो है cos थीटा का मतलब cos जितने जैसे cos 0 0, cos 0 1, cos 30 डिग्री, cos 45, cos 60 और cos 90 डिग्री इसका मान पता होना चाहिए। विदिन 180 डिग्री तक भी इसका वैल्यू होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने कर देखिए, cos 1 से लेके 179 के बीच में है तो इसमें एक पक्का cos 90 डिग्री भी आएगा इसी बीच में। और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, cos 90 डिग्री का मान होता है 0, इसलिए पूरे का मान पूरे मल्टीप्लाई में है तो एक का मान 0 तो सबका मान 0 हो जाएगा, इसलिए इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 1 माइनस आई इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन x² प्लस ax प्लस b बराबर 0 वेयर a b एलिमेंट ऑफ रियल नंबर देन द वैल्यू ऑफ a माइनस b क्या होगा। a माइनस b का वैल्यू निकल, देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन है और कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट जो है अगर एक रूट 1 माइनस आई है तो दूसरा रूट ऑलरेडी 1 प्लस आई होगा। ठीक है, दूसरा रूट जो होगा 1 प्लस आई होगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जितना भी रूट है वो हमेशा आपस में कंजुगेट में होता है। ठीक है, कंजुगेट निकालना भी आप समझे हो, कंजुगेट में होता है तो 1 माइनस आई है, दूसरा 1 प्लस आई ऑलरेडी हो जाएगा। तो इसलिए जो है एक रूट 1 माइनस आई है तो दूसरा रूट हो जाएगा, ये फर्स्ट रूट हो गया तो सेकेंड रूट हो जाएगा 1 प्लस आई, सेकेंड रूट हो जाएगा 1 प्लस आई। अभी देखिए मूलों का योगफल कितना होता है, मूलों का योगफल होता है माइनस बी बाई ए होता है और मूलों का गुणनफल होता है सी बाई, आप जानते होंगे किस समीकरण का, समीकरण ax² प्लस bx और प्लस सी इजिकल टू 0। अगर ये एक समीकरण है द्विघात समीकरण तो उसका मूलों का योगफल होता है माइनस बी बाई और मूलों का गुणनफल सी बाई होता है। सेम उसी प्रकार यहाँ भी ये देख रहे हैं द्विघात समीकरण मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये x² प्लस x प्लस 0 है तो मूलों का योगफल यहाँ निकालिए, मूल दोनों दिया हुआ है तो मूलों का योगफल निकालिएगा तो a और b का मान निकल जाएगा और मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल निकाल के जो है a और b का मान आसानी से आप निकाल सकते हैं। और जब a और b का मान निकालिएगा तो इसका आंसर अपने आप आपको आ जाएगा। ठीक है, और आंसर आ जाएगा कितना -4, इसका आंसर आ जाएगा a माइनस बी बराबर। इतना हिंट देने के बाद आप आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट द सिंप्लीफाइड वैल्यू, इसका जो है सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालना है मतलब सरल रूप निकालना है। 1 माइनस आई क्यू 1 माइनस ये है 1 माइनस आई का होल क्यू बटे 1 माइनस आई क्यू। इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 माइनस आई जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका होल क्यू है और बट्टे है 1 माइनस आई क्यू, तो 1 ए क्यू माइनस बी क्यू यहाँ पे हो जाएगा आई क्यू माइनस 1 क्यू माइनस आई क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस ए बी तो मतलब आई और प्लस बी स्क्वायर तो आई स्क्वायर बराबर कितना होता है, आई स्क्वायर बराबर -1 होता है। देखिए 1 माइनस आई यहाँ 1 माइनस आई का होल क्यू है तो इसका मतलब एक यहाँ पे कट जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस आई का हो जाएगा होल स्क्वायर और बट्टे हो जाएगा आई स्क्वायर -1 यहाँ पे होता है तो ये -1 प्लस 1 ये कट जाएगा तो यहाँ पे बट्टे क्या हो जाएगा ये आई हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, तब बी स्क्वायर आई स्क्वायर -1 होता है तो -1 यहाँ पे बैठा देते हैं। देखिए प्लस माइनस माइनस तो -1 और 1 कट जाएगा और यहाँ पे आई है तो मतलब हो जाएगा ऊपर आई है नीचे आई कट गया तो -2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन इन ए एग्जामिनेशन द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड। अब बोल रहा है एक एग्जाम में जो है 10 गलत सही या गलत क्वेश्चन है, मतलब
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, 10 है, जिसमें ट्रू या फॉल्स है। दो दो ऑप्शन इसमें आ रहा है, या तो वो ट्रू है या फॉल्स है। तो क्वेश्चन कैन बी आंसर, किस प्रकार क्वेश्चन आंसर किया जा सकता है, कितने तरीके से क्वेश्चन को आंसर किया जा सकता है। देखिए, या तो ट्रू होगा, क्वेश्चन क्या होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो दो प्रकार से हल किया जा सकता है, मतलब एक क्वेश्चन को दो प्रकार से हल किया जा सकता है। तो 10 क्वेश्चन को 2 पर पावर 10 प्रकार से हल किया जा सकता है, समझ गए ना। एक क्वेश्चन को या तो सही किया जा सकता है या गलत किया जा सकता है। 10 क्वेश्चन को 2 पर पावर 10 तरीके से हल किया जा सकता है, मतलब हो जाएगा 1024 वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, द नंबर ऑफ वेज 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन एरो सो दैट देयर आर अल्टरनेट। मतलब बोल रहा है कि 4 बॉय और 3 लड़का, 4 लड़के और 3 लड़कियां जो है एक रो में अल्टरनेट तरीके से बैठता है, ठीक है। तो कितने टोटल नंबर ऑफ कितने तरीके से वो बैठ सकता है, समझ गए। तो इसमें हो जाएगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब देखिए 4 बॉय है तो 4 बॉय मान लीजिए, 4 बॉय का क्या, एक और 3 गर्ल अल्टरनेट तरीके से बैठा है। तो फर्स्ट तरीके से कैसे बैठेगा, या तो बी बॉय उसके बाद गर्ल फिर बॉय उसके बाद गर्ल फिर बॉय उसके बाद गर्ल और फिर बॉय। तो टोटल बॉय 4 गर्ल हो गए। या पहले बॉय फिर 2 गर्ल 2 गर्ल 2 बॉय 2 गर्ल 2 बॉय, इस प्रकार से बैठ सकता है। तो टोटल जो इस प्रकार का जो क्वेश्चन बनेगा ये हो जाएगा 4c फैक्टोरियल 4। चार बॉय 4 तरीके से फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3 इजिकल टू हो जाएगा कितना, हल कीजिएगा तो 144। इतने तरीके से ये बैठ सकता है, ठीक है। 144 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी A4 B are in arithmetic progression, A and B are in geometric progression, then A1 B are in किस में होगा, AP में होगा, GP में होगा, HP में होगा या नॉन ऑफ दीज होगा। इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब AP GP और HP तीनों का जो है आपको प्रॉपर्टीज मालूम होना चाहिए। AP कब होता है, कोई भी सीरीज जो है AP में कब होता है, कोई भी सीरीज GB में कब होता है और कोई भी सीरीज HP में कब होता है। तो AP में कब होता है, जब इसका मतलब दूसरे से पहले का अंतर और तीसरे का दूसरे का अंतर बराबर हो तो एपी में होता है। जीपी में कब होता है, जब जो है दूसरे का पहले का अनुपात और तीसरे का दूसरे से अनुपात बराबर तो जीपी में होता है, ठीक है। और एचपी में कब होता है, तो एचपी में भी आपको बता देंगे अभी। तो पहले इस दोनों का जो रिलेशन निकाल लीजिए, ये क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कब होगा, जब हो जाएगा ये 4 माइनस ए इजिकल टू बी माइनस 4। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। और जब जीपी में कब होगा, जीपी में कब होगा, जब 2/a इजिकल टू हो जाएगा b/2, तब जीपी में होगा। और अगर मान लेते हैं कि अगर ये एचपी में हो तो एचपी में कब होगा, एचपी में कब होगा, एचपी बराबर होता है भाई, एचपी बराबर कब होगा, एचपी में हो जाएगा जीपी/एपी होता है। अगर जीपी/एपी हो जाएगा तब वो क्या होता है, एचपी जीपी/, अगर एपी में हो जाएगा तो वो हो जाएगा एचपी में हो जाएगा, ठीक है। मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बट्टे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बराबर एचपी होता है। तो जीपी और एपी का निकाल लेते हैं, तो जीपी और एपी का मान यहाँ पे निकालिएगा तो ये 1 = 1 हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए ये एचपी में ही होगा, ठीक है। इस प्रकार का रिलेशन निकाल के आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका योगफल निकालना है। एपी में दिया हुआ है और एपी में जो है 258 ... 50 टर्म तक इसका जो है योगफल निकालें। योगफल बड़ा फॉर्मूला होता है SN बराबर होता है n/2 इंटू हो जाता है 2a अब प्लस n माइनस 1/2 होता है, ठीक है। n/2 2a प्लस n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है, ये 2 नहीं होता है, d होता है, ठीक है। SN बराबर होता है, SN बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। यहाँ पे आप फार्मूला बैठा दीजिए। ए का वैल्यू यहाँ पे पता है 2 है, n का वैल्यू टोटल 50 है और डिफरेंशिएशन निकाल, d का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, d का वैल्यू 3 हो जाएगा। तीनों का मान बैठाइएगा, SN बराबर आपको आसानी से 3575 निकल जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए
ए कोई पॉइंट है जिसका जो है वैल्यू दिया हुआ है 6 4 एंड बी का जो है 2 और बड़ा रहा है 2 और 12 है, आर दो द 2 पॉइंट्स देन द स्लोप ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। यहाँ पे स्लोप निकालना है, ए और बी कोई बिंदु दिया हुआ है दो लाइनों का, ठीक है। जो ए बी लाइन है उसका दो बिंदु ए और बी दिया हुआ है, इसका बोल रहा है ढाल निकालने के लिए जो है आर द 2 पॉइंट्स देन द स्लोप ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। मतलब ए और बी मान लीजिए ये कोई ए है और एक बी है, दोनों का यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है 6 4, मतलब एक्स और वाई एक्सिस का 2 डायमेंशन में है ये, और 2 12 दिया हुआ है। तो इस पे जो है कोई एक लाइन जो है परपेंडिकुलर पड़ रहा है, तो इस लाइन का ढाल निकालना है, ठीक है। तो आपको पता होगा अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर पड़ रहा है तो दोनों इस लाइन और इस लाइन के ढालों का गुणनफल -1 होता है, मतलब m1 इंटू m2, ढाल को बराबर -1 होगा। अगर परपेंडिकुलर होता है दोनों ढालों गुणनफल -1, अगर पैरेलल होता है तो दोनों ढाल m1 = m2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस ए बी का अगर ढाल निकाल लेते हैं, ढाल बराबर m1, स्लोप लाइन स्लोप क्या हो जाएगा, मतलब m1 हो जाएगा, m1 बराबर होता है y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1 ढाल होता है। यहाँ पे y2 का मान होगा, ये x एक्सिस का है और ये y एक्सिस का है, तो यहाँ पे y2 ये हो जाएगा x और y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा और x1 ये हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू बैठाइएगा तो m1 का वैल्यू कितना पे आ जाएगा, यहाँ पे जो है m1 का वैल्यू निकाल लीजिए और फिर m2 का वैल्यू आसानी से निकाल लीजिएगा, m1 इंटू m2 करके, तो आ जाएगा आपको -1/2। क्योंकि इसका वैल्यू इसका ढाल निकाल लेंगे तो इसका ढाल कितना हो जाएगा, m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है, तो m2 बराबर हो जाएगा, m2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा -1 बट्टे m1, -1 बट्टे m1 हो जाएगा, m1 का मान आपको आएगा 2, तो हो जाएगा -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट द फोकस ऑफ द पैराबोला, जो पैराबोला है उसका फोकस जो है y बराबर 4x, y बराबर 8x दिया हुआ है। आपको पता होगा स्टैंडर्ड पैराबोला जो है जो x एक्सिस में है तो उसका फॉर्मूला होता है y² बराबर 4ax। अगर इस प्रकार का पैराबोला दिया हुआ है तो इसका हो जाता है y² बराबर 4ax होता है समीकरण, और यहाँ पे y² बराबर 8x दिया हुआ है, इसका मीन्स हो गया 4a = 8 है, मतलब 4a = 8 है, तो a बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मीन्स हो जाएगा यहाँ पे जो है एक्सिस जो है यहाँ पे हो जाएगा 2 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक्सिस कितना पे आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 0, और 2 0 का जो मतलब हो जाएगा a बराबर 2 0 हो जाएगा। इक्वेशन क्या हो जाएगा, द फोकस ऑफ द पैराबोला, द फोकस हो जाएगा -2 0 होगा एक में, तो इसका इसमें आंसर हो जाएगा आपको 2 0 है तो यह 2 0 ही होगा, मतलब ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉजिटिव इंटीजर, द पॉजिटिव इंटीजर सो दैट लिमिट x टेंस टू 3 x पावर n माइनस 3 पर पावर n बट्टे x माइनस 3 = 108। जब लिमिट x टेंस टू 3 है तो लिमिट का मतलब डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको जो है पॉजिटिव इंटीजर का मान निकालना है। देखिए लिमिट x टेंस टू, यहाँ दे रहा है लिमिट x टेंस टू 3 बोल रहा है, तो इसका मान है x पावर n माइनस 3 पावर n बट्टे x माइनस 3। इसका मीन्स हो गया, इसका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे x टेंस टू 3 पर, तो d बट्टे dx, x पर पावर इसका हो जाएगा n, अब माइनस किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, 0 रख देंगे, इसका d/dx हो जाएगा, dx बट्टे dx हो जाएगा, और माइनस ये भी कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, तो मतलब हो जाएगा d बट्टे dx, x पावर n का वैल्यू है ना, मतलब x पावर n, इसका मीन्स हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। अभी यहाँ पे देख लीजिए n माइनस, यहाँ हो जाएगा n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1 = बता रहा है 108। तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर दीजिए, 108 को तोड़िए इस फार्मूला में, तो अगर 108 को इस फार्मूला में तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तोड़ने के बाद आपको आ जाएगा 4 ये n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 4 इंटू 3
और पावर 4 माइनस 1 कीजिएगा तो ये आसानी से बन जाएगा। तो इसका मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, x इजकल टू, यहाँ x इजकल टू 3 हो जाएगा और n इजकल टू हो जाएगा 4। ठीक है, n इजकल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 108 को 4 इंटू 3 पर पावर 4 माइनस 1 हम लिख सकते हैं। तो आप इस टोटल समीकरण को मिलाइएगा तो n का वैल्यू 4 आ जाएगा, x का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका n का वैल्यू 4, पॉजिटिव इंटीजर का मान निकालना है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ की 36, 22, 46, 42 इन सबको माध्यिका निकालना है। इसमें तीन चीज़ आप ध्यान रखिए। इस प्रकार का क्वेश्चन माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये तीन पक्का क्वेश्चन, माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना पक्का पूछा जाता है। इसमें से कोई एक, इसमें मैं माध्यिका क्वेश्चन डाला हूँ, नेक्स्ट वाले में माध्य और बहुलक का भी डालूंगा। ठीक है, इस प्रकार अगर माध्यिका निकालना, सबसे पहले इस सब दिए गए को असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप अरेंज करते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद इसका आ जाएगा मान 36, 42 और 45, 46, 49, 51, 53, उसके बाद हो जाएगा 60 और 72। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। और माध्यिका बराबर होता है फॉर्मूला n/2 प्लस n/2 प्लस n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां पद अब बट्टे 2 होता है। n/2 मतलब टोटल नंबर ऑफ पद कितना है, टोटल नंबर ऑफ इसमें जो है ऑब्जर्वेशन कितना है, टोटल नंबर ऑफ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10 है। तो n की वैल्यू यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, और n/10 मतलब 10 प्लस 2वां पद हो जाएगा, मतलब 5वां पद हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 1 6वां पद, मतलब 5वां पद प्लस 6ठा पद अब बट्टे 2 हो जाएगा। तो 5वां पद कितना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। असेंडिंग ऑर्डर में किए देख लीजिए, 1 2 3 4 5 मतलब 49 है 5वां, और छठा पद कितना है, 1 2 3 4 5 6 हो गया 51 है, तो 6 हो जाएगा 51। इसको जो है 5वां पद और छठा पद को जोड़ के अब बट्टे 2 कर दीजिएगा, जितना आएगा उतना ही आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको आंसर आ जाएगा 47.5। ठीक है, 47.5 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, एक बैग में 5 भूरे और 4 सफ़ेद मोजे हैं। राम ने 2 मोजे निकाले, क्या प्रायिकता है कि दोनों मोजे एक ही रंग का हो। देखिए टोटल नंबर ऑफ मोजा कितना है, 9 है, या 5 है और 4 है, और 2 मोजा निकालना है। तो फर्स्ट या तो दोनों मोजा सफ़ेद निकल सकता है, दोनों मोजा भूरे भी निकल सकता है, या एक सफ़ेद एक भूरे निकल सकता है। इस प्रकार की प्रोबेबिलिटी बनेगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी नंबर बन जाएगा 5C2, कितना बनेगा 5C2 प्लस 4C2 और बट्टे टोटल प्रोबेबिलिटी बन जाएगा 9C2। इसको आप हल करें, हल करने के बाद 4/9 आसानी से आंसर आ जाएगा। ये था टोटल 15 क्वेश्चन। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।